Hello, my dear students. Now, today we are continuing with the chapter 5 towards green energy. और आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम सुनते ही दिमाग में आता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. तो यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि सोर्स जो होता है इस पावर प्लांट में जहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन करवाते हैं दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी. सो सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें से हम स्टीम का प्रोडक्शन करते हैं. और ये जो स्टीम प्रोड्यूस होती है इस न्यूक्लियर एनर्जी से, उसको हम यूज़ करते हैं टरबाइन को रोटेट करने में, और टरबाइन इन टर्न रोटेट करती है जनरेटर को, और जनरेटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी. सो न्यूक्लियर एनर्जी स्टीम प्रोड्यूस करती है, स्टीम टरबाइन मूव करता है, टरबाइन जनरेटर को मूव करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये करीब करीब सभी पावर प्लांट्स में सेम चलता है, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है. नाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी विच इज़ नथिंग बट फिशन, जितने भी ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, यूरेनियम है, दैट इज़ क्रिप्टॉन है, बेरियम है, ये जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इन सब में फिशन रिएक्शन होती है. और ये फिशन रिएक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आउट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कि विच इज़ नॉट कंट्रोलेबल. ओके, आपने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुना हुआ है कि वहाँ पे जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं. तो ये रिएक्शन इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया तो ये बहुत बड़ा डैमेज करके चली जाती है, और इसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है. लेकिन जब हम इस पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं यूजिंग द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम 235, उस टाइम पे हम इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं. नाउ द रीज़न इज़ वाई डू वी नीड टू यूज़ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. जब हम बाकी चीज़ों से एनर्जी बना सकते हैं, बाकी चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं, तो वाई शुड वी गो फॉर सच अ डेंजरस सब्सटेंस. रीज़न, जो एनर्जी पैदा होती है वो 400 टाइम्स ज़्यादा है कोल के प्रोडक्शन से. तो कोल जितनी 1 kg ऑफ कोल जितना एनर्जी देता है उससे 400 गुना ज़्यादा ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट देता है, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिससे हम इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं फिशन में फिशन रिएक्शन हो रही है. हमने यूरेनियम लिया है, न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन दिस यूरेनियम एटम, दैट इज रेडियो एक्टिव यूरेनियम एटम 235. दिस यूरेनियम एटम गेट कन्वर्टेड इनटू एन आइसोटोप यूरेनियम 236. ये जो यूरेनियम 236 है विच इज़ द आइसोटोप ऑफ दिस यूरेनियम 235, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल, और ये ज़्यादा देर तक इसी कंडीशन में नहीं रह पाता है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ द एटम्स लाइक बेरियम, क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स आर बीन रिलीज्ड आउट. ये जो 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं, दीज न्यूट्रॉन्स आर हैविंग 200 राउंड अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. इनके पास इतनी एनर्जी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट. दिस रिएक्शन is continuously going on, and this fission, as it is continuous reaction, it is called as chain reaction. तो उस रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन होती है, दैट इज बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 नाइट्रोजन जो बने हैं, दीज नाइट्रोजन अगेन they bombard the another fresh uranium 235 atom, and again they will form barium, krypton and 3 neutrons, barium, krypton and 3 neutrons, barium, krypton and 3 neutrons. again ये 3 न्यूट्रॉन फिर एक फ्रेश यूरेनियम को अटैक करेंगे, and then again they will release barium, krypton and 3 neutrons, barium, krypton and 3 neutrons. So this reaction is continuously going on, and the level of energy goes on increasing. इतनी ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है कि कंट्रोल में नहीं होता. तो लेकिन इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में
एक कंट्रोल चेन रिएक्शन हम करते हैं विच इज़ रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ द थर्मल एनर्जी, और इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को पैदा करने में. नाउ लुक हियर, दिस इज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए देयर इज़ अ सेफ्टी कवर. ओके, इस सेफ्टी कवर के अंदर मीन्स ये पूरा का पूरा सेफ्टी कवर के अंदर होता है सो दैट कंट्रोल्ड रिएक्शंस हो, ये रिएक्शन बाहर आके किसी भी तरह का डैमेज ना कर सके. तो अंदर एक छोटा सा आपको दिख रहा है एक येलो कलर का एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कोर. तो सेफ्टी कवर के अंदर एक कोर होता है विच इज़ ऑल्सो अ रूम लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर रॉड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज मॉडरेटर्स. इस मॉडरेटर्स के अंदर या तो ग्राफाइट होता है, कार्बन होते हैं, या हैवी वाटर होता है विच इज़ यूज्ड एज द कंट्रोलिंग और मॉडरेटिंग द रिएक्शन, उसको कंट्रोल में रखता है. वहाँ पे फ्यूल भी प्रेजेंट होता है. साइड में आप ब्लैक कलर से देख रहा है दैट फ्यूल इज़ नथिंग बट यूरेनियम 235 एटम को एज अ फ्यूल यूज़ किया गया है. एंड एट द सेम टाइम ये जो लंबे लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग pads, and these pads are also responsible for absorbing the heat so that the reaction which is taking place, this fission reaction taking place, this is in a controlled manner. So moderator like maybe heavy water हो सकता है, graphite हो सकता है, carbon हो सकता है. तो ये moderator and control pads मिलकर इस reaction को पूरी तरह से control में रखते हैं. दिस इज़ हैपनिंग इन कोर. कोर के बाहर आपको एक हीट एक्सचेंजर और बॉयलर नज़र आ रहा है, जिसमें इस एनर्जी को यूज़ करके, जो एनर्जी इस फ्यूल को यूज़ करके पैदा होती है, रिएक्शन होता है, एंड दैट एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द वाटर बॉयल. तो यहाँ पे इस बॉयलर में पानी गर्म होता है, इससे स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज़ गोइंग टू मेक द पंप मूव. ये पंप इसको टरबाइन को मूव करेगा, टरबाइन जनरेटर को, और जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ गोइंग टू गेट फॉर्म्ड. तो यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा दैट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वन, टरबाइन से जो प्रेशर होगा टरबाइन में, बहुत ज़्यादा लो हाई टेम्परेचर होगा स्टीम की वजह से, धीरे धीरे वो यूज़ होते होते ठंडा होने लगेगा, एंड इट विल गो इनटू द कंडेंसर. कंडेंसर के अंदर ये जो पानी है, जो गर्म पानी है, नाउ दिस विल स्टार्ट मूविंग इनटू द कंडेंसर. से पानी बन जाएगा, ड्रॉपलेट्स आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर. स्टीम पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद इट इज़ गोइंग टू गो इनटू द कूलिंग पाइप्स. यहाँ पे आ जाएगा, तो कूलिंग टॉवर में आ जाएगा. कूलिंग टॉवर में ये पानी ठंडा हो जाएगा, नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा यहाँ पे, एंड थ्रू दिस आउटलेट इट विल गो आउट एंड इट विल गो अगेन इनटू द कंडेंसर. ठंडा होके ये पानी कंडेंसर से जाके अगेन कोल्ड वाटर विल एंटर इनटू द सेफ्टी कवर एंड इट विल रीच दीज पाइप्स. इस पाइप के थ्रू फिर से वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, एंड दिस चेन इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो रही है, और दूसरे कारण से दिस ठंडा और गर्म पानी से भी स्टीम पैदा हो रही है. तो इसमें हम दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली स्टीम से, और दूसरा जो ये पानी है इसको दोबारा सर्कुलेट करके भी हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं. नाउ हियर यू कैन सी न्यूक्लियर रिएक्टर है फॉर एनर्जी फिशन. उसके बाद है स्टीम पैदा होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन इज़ अ रिएक्शन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. टरबाइन मूव होता है, जनरेटर मूव होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है. टरबाइन से पानी फिर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वापस चला जाता है वो ठंडा पानी रीयूज़ होने के लिए. यूरेनियम और प्लूटोनियम को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं आप, न्यूक्लियर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, दैट इज़ द हीट एनर्जी. और हीट एनर्जी की जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज स्टीम की, दैट काइनेटिक एनर्जी मेक्स द टरबाइन मूव, एंड टरबाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करता है. नेक्स्ट वन,
यू कैन सी दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सेम चीज़ है वही, बट ये आपका बुक का डायग्राम है, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ये देखिए, ये कोर है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, कंट्रोल पैड्स हैं, ये देखिए आप 3 कंट्रोल पैड्स हैं यहाँ पे, एंड इसके अंदर रिएक्शन हो रही है। ये पंप है, इसमें से पानी जा रहा है बॉयलर में, एंड देन इट इज़ गोइंग टू दी टरबाइन में स्टीम जाके उसको मूव कर रही है, इससे जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जाके इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है। ओके, जनरेटर है, दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी बनेगी यहाँ से। और एट द सेम टाइम जो पानी यहाँ से गर्म पानी है, वो गर्म पानी इस पाइप के थ्रू जाके यहाँ कोल्ड वाटर यहाँ पे जाता है, ठंडा होता है कूलिंग टावर में, अगेन इट कम्स बैक एंड इट गोज बैक इनटू द सिस्टम सो दैट अगेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो ये बेसिक प्रोसेस वही चल रही है, उसी तरह से ये चलता रहता है। प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी रेडियो एक्टिव ही होते हैं, जैसे बेरियम है, क्रिप्टॉन है, ये भी रेडियो एक्टिव हैं और ये हार्मफुल रेडिएशंस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो आसपास वहाँ छोटे छोटे गांव हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको स्किन डिजीज़ेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं, एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। सबसे दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इस जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, इस वेस्ट को कैसे इसको डिस्पोज किया जाए, इट्स अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द साइंटिस्ट। नेक्स्ट है कि कभी कभी एक्सीडेंटल लीकेज हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, और ये अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इट इज़ गोइंग टू बी फेटल बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू डेथ ऑफ सो मेनी पीपल एट अ स्ट्रेच, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पॉइल हो सकते हैं। Now here I have taken a video Nuclear power plants are thermal power stations which generate electrical energy from heat. They consist of numerous buildings and facilities, the most important of which are as follows. The turbine building houses several turbines as well as the generator necessary for electrical power generation. The containment building where the nuclear reactor is housed is made of meter-thick reinforced concrete. Inside this building, nuclear reactions take place where water is heated up. The cooling tower, which can be as tall as 200 meters, is where hot water is cooled. In order to easily understand the underlying principles, the following is a description of the most important components of a nuclear power plant that uses a pressurized water reactor, PWR. In the reactor pressure vessel, the nuclear reaction and the associated release of thermal energy takes place. In a pressurized water reactor, as in this case, the reactor pressure vessel stands about 12 meters tall. The walls are about 25 centimeters thick. Inside is where the fuel assemblies can be found. In pressurized water reactors, about 150 such assemblies are installed. A single fuel assembly is composed of many fuel rods. A fuel rod is about 5 meters in length and has a diameter of about 23 centimeters. The actual nuclear fuel is found inside of each fuel rod. Small nuclear fuel pellets composed of enriched uranium or plutonium make nuclear fission chain reaction possible. In the fission chain reaction, thermal energy is released. Water is needed in order to absorb the thermal energy and keep the chain reaction going. Inside the vessel, the water is heated to over 570 degrees Fahrenheit. The water does not boil, however, since the pressurizer maintains the water pressure constant at around 160 bars. The heated water is eventually pumped to a heat exchanger, also called steam generator. These are typically in the form of a shell and tube heat exchanger. Hot water flows through the U-tubes, heating up the metal of the pipes so that any water inside the heat exchanger begins to boil.
The resulting steam is eventually fed through a set of pipes to the turbine building. The steam first drives a high-pressure turbine and then is typically fed to 2 low-pressure turbines. All of the turbines are connected by a spinning shaft to the electrical generator, which in turn produces AC electricity from the shaft's rotational energy. The steam is converted again into liquid form in a condenser, and then returned back to the steam generator. The water needed for this often comes from an adjacent river, or is cooled in a cooling tower. The water circulation systems are always kept separate from one another. Water in the primary circulation system never leaves the containment building. This water is radioactive, since it has been in direct contact with the fuel rods. Water in the secondary circulation system is used to drive the turbines and is not radioactive. The cooling circulation system provides cool water and is used to condense the steam in the secondary circulation system.